हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की जो वीडियो है ये है पार्ट 4 हमारी प्रोजेक्ट सीरीज़ का। तो हमने एक प्रोजेक्ट सीरीज़ शुरू करी हुई है, राइट? मल्टी एजेंट ट्रैवल प्लानिंग प्रोजेक्ट की सीरीज़, जो कि है ये वाली प्लेलिस्ट। एंड इसमें हमने 3 पार्ट्स ऑलरेडी करे हुए हैं। आज हम इसका 4th पार्ट करेंगे। एंड जो हमने 3rd पार्ट बनाया था इस सीरीज़ का, उसमें हमने क्या किया था? हमने सुपरवाइजर एजेंट यूज़ किया था, एमसीपी सर्वर्स यूज़ किए थे, गार्ड रेल्स, फिर ह्यूमन इन द लूप, पोस्टग्रीसक्यूएल डेटाबेस। तो ये सब यूज़ करके हमने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था ट्रैवल प्लानिंग का मल्टी एजेंट सिस्टम। आज हम उसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। बट गाइज़, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप ये 3 वीडियोज़ पहले देखो, क्योंकि हर नेक्स्ट वीडियो ना पिछले वाले वीडियो के ऊपर बनी हुई है। मतलब जैसे 3rd वीडियो जहाँ पे खत्म हुई, उसके आगे से 4th पार्ट आज स्टार्ट होगा। तो अगर आपको पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं आते होंगे, तो आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी-सी मुश्किल आएगी। सभी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से लिंक लेके इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब देखो, पार्ट 3 में हमने क्या किया था, हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी, तो वो सक्सेसफुली चल रही थी, बट वो हमारी लोकल मशीन पे चल रही थी, है ना? लोकल मशीन पे चलने का क्या मतलब? मतलब वो कोड मेरे लैपटॉप में या पीसी में पड़ा है, अपने पास में वो कोड चलाऊँगी तो वो चल जाएगा, बट अगर कोई और, कहीं और से वो कोड को, वो प्रोजेक्ट को चला के देखना चाहता है, तो वो पर्सन नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि हमने जो एप्लीकेशन बनाई थी वो लोकल होस्ट पे रन कर रही है, हमारी खुद की पर्सनल मशीन पे रन कर रही है। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे। जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना होता है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए? वीपीएस। वीपीएस का क्या मतलब होता है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का सिर्फ इतना ही मतलब है कि रिमोटली ना, कहीं भी किसी डेटा सेंटर में कोई एक रिमोट पीसी पड़ा हुआ है, आपने वो परचेज़ कर लिया एंड आप अपना कोड अब उसके ऊपर रख दोगे। अब वो जो रिमोट पीसी है वो 24 घंटे चल रहा है। अब अपना कोड जब आपने उस पीसी पे रख दिया, रिमोट पीसी पे रख दिया, तो आपका कोड भी 24 घंटे चलता रहेगा। तो पूरे वर्ल्ड में से कोई भी कभी भी उसको यूज़ करना चाहे, प्रोजेक्ट को चलाना चाहे, तो वो चला सकता है। वो सिंपल क्या करेगा? ब्राउज़र पे जाएगा, जो यूआरएल आपकी ऐप को चलाने के लिए होगा, वो यूआरएल एंटर करेगा एंड आपका जो प्रोजेक्ट है वो पर्सन उसको चला पाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा जो प्रोसेस है वो स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि आप अपना मल्टी एजेंट एप्लीकेशन जो है उसको कैसे डिप्लॉय कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वीपीएस। तो अब हम देखते हैं कि वीपीएस की कौन-कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम कहाँ से ले सकते हैं वीपीएस, हमें कौन-सा वीपीएस लेना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए मैं ब्राउज़र ओपन करती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया वीपीएस परचेज़। अब ना आप यहाँ पे ऑप्शंस देखो, आपको डिफरेंट-डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगी। आप वीपीएस होस्टिंग बहुत सारे डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं। आप अमेज़न से ले लो, आप गूगल से ले सकते हो, एज़्योर की सर्विसेज़ ले सकते हो, डिजिटल ओशन हो गया, ठीक है, ये वल्चर हो गया। तो बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ से आप वीपीएस ले सकते हो। तो हम ना उनमें से 1-2 प्लेटफ़ॉर्म्स ओपन करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये गोडैडी वाला है, इसकी वीपीएस होस्टिंग ओपन कर लेते हैं एक टैब में। एंड नेमचिप की भी एक टैब में ओपन कर लेते हैं। डिजिटल ओशन के लिए भी ओपन कर लो वीपीएस होस्टिंग। एंड और क्या है, ये भी करके देख लेते हैं। और स्क्रॉल करो, ये होस्टिंगर की भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है? ये सारे ऑप्शंस देखते हैं। तो पहले आ रहा है गोडैडी का, तो इनके ना होस्टिंग पे क्लिक करो एंड होस्टिंग में जब आप जाओगे ना, ये देखो लिखा हुआ है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर वीपीएस, तो हमें इस पे क्लिक करना है। तो जब मैंने इस पे क्लिक किया तो आपको ये ऑप्शंस दिख रही हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हैं। जो सबसे पहला वाला प्लान है वो इतने रुपीज़ का है पर मंथ एंड इसमें आपको 1 वीसीपीयू कोर मिलेगा, 2 जीबी रैम मिलेगी। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है जो आपको साथ में मिलेगा। तो नॉर्मली क्या है, जब आप कोई लैपटॉप या पीसी खरीदने जाते हो तो आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो ना पीसी की। वैसे ही ये जो हमारा वर्चुअल पीसी होगा, जो हम खरीदेंगे आज के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए, तो उसकी भी तो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना कि उसमें कितनी रैम है, कितने सीपीयू हैं, कौन-सा सीपीयू है, कितनी मेमोरी है, वो सब चीज़ें, है ना? तो उसके हिसाब से ये प्राइस होता है। तो जो सबसे बेसिक प्लान है गोडैडी का वो ये है, सेकंड वाला ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। यहाँ पे सबकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, उसके हिसाब से प्राइस चेंज होता है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने कौन-सा ओपन किया था? नेमचीप। इनकी भी होस्टिंग पे जाओ एंड वीपीएस होस्टिंग पे आ जाओ। यहाँ पे इनके प्लान्स के बारे में भी दिया हुआ है। देखो, इन्होंने 3 प्लान्स दिखाए हैं। नीचे सेम दिया हुआ है कि क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन है हर मशीन की। आपको यहाँ से पिक करना है, यहाँ से ले लो। फिर आ गया डिजिटल ओशंस का,
डिजिटल ओशन के अंदर भी आप प्रोडक्ट्स में जाओ एंड यहाँ पे जीपीयू ड्रॉपलेट्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो, पढ़ो इसके बारे में क्या लिखा है। जीपीयू पावर्ड वर्चुअल मशीन्स, तो मतलब वर्चुअल मशीन्स मतलब वीपीएस ओनली। आप इस पे क्लिक करो, यहाँ से आप डिजिटल ओशन के बारे में देख लेते हो कि इनकी क्या प्लान्स है, फिर यहाँ से परचेज कर लो। फिर होस्टिंगर पे आ जाओ, होस्टिंगर के भी प्रोडक्ट्स में जब आप जाओगे एंड यहाँ पे होस्टिंग में आ जाओ, यहाँ पे देखो वीपीएस होस्टिंग है ना, इस पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको इनके प्लान्स दिख जाएँगे, केवीएम 1, केवीएम 2, केवीएम 1 में देखो 599 का प्लान होगा एंड इसमें ये वाले आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। आज के एग्ज़ाम्पल में मैं आपको होस्टिंगर के साथ ही एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगी क्योंकि मैंने ना ऑलरेडी एक सर्वर खरीदा हुआ है, तो उसी के ऊपर मैं आज का डेमो आपको दिखा दूँगी। बट सारे स्टेप्स ना ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी 3-4 डिफरेंट कंपनीज़ का खोल के दिखाया वीपीएस प्लान्स, तो कोई भी वीपीएस खरीदो, कहीं से भी खरीदो वीपीएस, जो स्टेप्स आज हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे ना, वो ऑलमोस्ट सब में सेम होते हैं, ठीक है? तो आपको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे भी सेम ही खरीदना है ये वाला। मैं होस्टिंगर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये प्लान पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने ना यहाँ पे होस्टिंगर ओपन करने दो। अब देखो जब आप खरीद लेते हो ना वीपीएस, तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे साइड में देख रहे हो आप, वीपीएस लिखा आ रहा है। इस पे क्लिक करूँगी तो देखो यहाँ पे आ रहा है ना, ये वीपीएस है, वीपीएस की डिटेल्स आ रही हैं एंड ये वीपीएस रनिंग है, ये एक्सपायरी डेट है इसकी नेक्स्ट ईयर की। अब मेरे पास ये वीपीएस था तो मैंने सोचा एग्जांपल इसी के ऊपर दिखा देती हूँ। आप कोई भी वीपीएस ले सकते हो। अब आपको करना क्या है, कभी भी कोई वीपीएस परचेज़ करना होता है, जिस भी कंपनी का आप परचेज़ करना चाहते हो, तो उसके वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे जाके रजिस्टर करना, वहाँ पे जाके फिर लॉगिन करना, प्लान को चूज़ कर लेना। जैसे मैंने आपको प्लान्स अभी दिखाए, जैसे कि ये वाले प्लान्स हैं, हर जगह पे आपको प्लान्स दिखेंगे, जिस भी प्लान को आप चूज़ करोगे, चूज़ कर लेना। फिर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस होएँगी, आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा। अब देखो एग्ज़ाम्पल को रन करने के लिए आप पे तो करना ही पड़ेगा, मतलब पर आप सबसे जो लोएस्ट वाला होता है पैकेज, आप वो लेके ट्राई कर सकते हो क्योंकि एक बार आपको डिप्लॉयमेंट अच्छे से आ जाएगी, फिर मन में डर नहीं रहता है कि यार प्रोजेक्ट डिप्लॉय कैसे करते हैं, ठीक है ना? तो एक बार की बात है, आप 1 महीने के लिए पे करके डिप्लॉय कर लो, जहाँ पे भी आपको सस्ता मिलता है वहाँ पे वीपीएस सर्विसेज़ लेके वहाँ पे डिप्लॉय कर लो, ठीक है? पर आपको एक बार परचेज़ करना पड़ेगा, आप परचेज़ कर लोगे, उसके बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा, जैसा मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीपीएस पे क्लिक करा था, तो मुझे ये वीपीएस की डिटेल्स दिख रही हैं। अब मैं मैनेज पे क्लिक करती हूँ, तो देखो इस तरह की स्क्रीन आ गई आगे। यहाँ पे ना ये सारे आपके वीपीएस के बारे में है। आपको अपने वीपीएस पे कुछ डॉकर रिलेटेड करना है, कोई सेटिंग्स करनी है। अगर मान लो अभी मेरे पास उबंटू मशीन है, मतलब जो मेरा वीपीएस है ना, उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो है उबंटू। कल को मान लो आपको चेंज करना है, तो आप ओएस एंड पैनल पे जाओ, चेंज ओएस लिखा हुआ है ना, यहाँ से कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम पिक करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करो, चेंज ओएस पे क्लिक करो, चेंज कर सकते हो। उसी तरह से बैकअप के लिए आपको जो भी बैकअप लेना है, यहाँ पे उसके रिलेटेड है सारा कुछ, सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें इसके ऊपर दी हुई हैं। तो इसी तरह से ये जो सारा साइड बार है ना, आपके वीपीएस के रिलेटेड ये सारी ऑप्शंस होती हैं। अब आप यहाँ पे देखो, एक ऑप्शन है वेब कंसोल। अब इसका क्या मतलब, देखो एक बार वीपीएस खरीद तो लिया, उसके साथ कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, उसके साथ कनेक्ट होकर तभी उसके ऊपर आप कमांड एग्ज़ीक्यूट करोगे, तभी अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे रखोगे, जितनी भी फाइल्स हैं वहाँ पे रखोगे, आप सारा कुछ वहाँ पे इंस्टॉल करोगे। क्योंकि वीपीएस क्या है, एक मशीन ही तो है ना, एक कंप्यूटर ही तो है। जैसे आप अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट करते हो, पैकेजेस को इंस्टॉल करते हो, कोड को पेस्ट करते हो वहाँ पे, या कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हो, वो सब चीज़ें आपको रिमोट मशीन में भी करनी है। पर उस पे वो सारा काम करने के लिए उस मशीन के साथ कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना। अब मैं आपको वो स्टेप बता रही हूँ। अब देखो होस्टिंगर पे एक तो ये ऑप्शन है कि वेब कंसोल। वेब कंसोल का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो टर्मिनल यहीं पे ओपन हो जाएगा मेरी वर्चुअल मशीन का, और मैं यहाँ पे कमांड्स को पेस्ट करती रहूँगी या लिखती रहूँगी और वो कमांड्स चलती रहेंगी। देख रहे हो? ये टर्मिनल ओपन हो गया। मैं यहाँ पे अब कमांड्स चला सकती हूँ ब्राउज़र के अंदर ही। तो आजकल ना मोस्टली जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, ये सारे ब्राउज़र पे टर्मिनल एक्सेस देते हैं इस तरह से, ताकि आप इज़िली काम कर पाओ। बट मान लो कि आप यहाँ से काम नहीं करना चाहते, मतलब आप ब्राउज़र पे टर्मिनल खोल के वीपीएस के लिए कमांड्स नहीं एग्ज़ीक्यूट करना चाहते। आप चाहते हो
कि मैं ना अपने विंडोज़ का ही जो टर्मिनल होता है, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट होता है या पावर शेल होता है, मैं उसके थ्रू कनेक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ इस वीपीएस के साथ। तो उस केस में आप क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो। मैं आपको ना उसके थ्रू भी बता देती हूँ। मैंने सीएमडी लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गई। अब यहाँ पे जब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गई, ये जो लिखा हुआ है ना रूट एक्सेस, इसके नीचे ये लिखा हुआ है एसएसएच रूट @ फिर आईपी दिया हुआ है। ये आपके वीपीएस का आईपी है, इसको कॉपी कर लो यहाँ से। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब आप यहाँ पे एंटर कर दो। देखो फर्स्ट टाइम ना आपको इस तरह से दिखेगा, ये आपको पूछ रहा है यहाँ पे येस एंड नो, आप यहाँ पे येस लिख दो। फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है। कौन सा पासवर्ड? अच्छा मैं वो समझाती हूँ आपको, इसको मिनिमाइज कर दो अभी के लिए। अब देखो मेरे केस में तो क्या है, मैंने ये वीपीएस ऑलरेडी खरीदा हुआ है, इसका सेटअप किया हुआ है, पासवर्ड भी सेट किया हुआ है। बट आप फर्स्ट टाइम कैसे करोगे? आपको ना मैं वापस जाती हूँ वीपीएस पे, यहाँ से होम पे जाने दो, फिर मुझे वीपीएस पे क्लिक करने दो। देखो, आपको क्या करना है, ऐसे गेट वीपीएस लिखा होगा, ठीक है? न्यू वीपीएस खरीदने के लिए। मैं आपको वो स्टेप्स बताने लगी हूँ जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ यहाँ पे अपने वीपीएस पे। तो मैंने गेट वीपीएस पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ कि मुझे ये वाला टाइप का वीपीएस चाहिए। यहाँ पे ना ऑप्शंस आ रही हैं। देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपको कौन-सा सर्वर लोकेशन चाहिए। तो मलेशिया पिक हो रखा है, मतलब जो बेस्ट लेटेंसी है ये आ रही है। बट हम इंडिया चूज़ करेंगे क्योंकि फिर लेटेंसी कम होएगी। तो मेरे को इंडिया पिक कर लेने दो यहाँ से। देखो एंड अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए? आपको प्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कंट्रोल पैनल या एप्लीकेशन? मैंने कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया तो ये ऑप्शंस आ रही हैं। एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो ये ऑप्शंस आ रही हैं। प्लेन ओएस पे क्लिक किया तो ये ऑप्शंस आ रही हैं। प्लेन ओएस का मतलब ये है कि मुझे कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं चाहिए, सिर्फ़ मुझे एक वर्चुअल मशीन दे दो, रिमोट मशीन दे दो, उसके ऊपर सिर्फ़ मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है एंड बाकी सारी चीज़ें बाद में मैं खुद से इंस्टॉल करूँगी, ठीक है? तो मैंने प्लेन ओएस को सेलेक्ट करा, फिर यहाँ से मैंने पिक कर लिया कि मुझे कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मुझे उबंटू पे काम करना है, मैंने उबंटू सेलेक्ट कर लिया। मैं लेटेस्ट नहीं पिक कर रही। गाइज़ ये ऑलवेज़ ना मुझे लगता है कि बेस्ट प्रैक्टिस होती है, 1-2 वर्ज़न पुराने ही यूज़ करने चाहिए, वो थोड़े ना स्टेबल हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए ये वाला पिक कर दिया, फिर मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है, ये आपको बोल रहा है कि आप पासवर्ड रखो, रूट पासवर्ड क्रिएट करो। यहाँ पर आप पासवर्ड रखोगे, जो पासवर्ड आप यहाँ पे रखोगे ना, वो बाद में आपको लॉगिन करते वक़्त चाहिए होगा। जैसे जो पासवर्ड यहाँ पे फ़िल करना है ना, अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करी थी, हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वीपीएस के साथ अपने लोकल कंप्यूटर से, है ना? तो वो जो पासवर्ड है, वो आप यहाँ फ़िल करोगे। तो मैं ये नहीं कर रही हूँ स्टेप एग्ज़ीक्यूट क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आप यहाँ पे पासवर्ड फ़िल करना, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करते रहना। कुछ भी इतना टेक्निकल नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आएगा। इसके बाद वाली चीज़ें बेसिक होती हैं। आपको सिर्फ़ ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स पे जाते जाना। फिर 1-2 मिनट के अंदर आपकी वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगी एंड आपको इस तरह का ओके सॉरी मैं बैक जाती हूँ यहाँ से अपनी पुरानी स्क्रीन पे। फिर आपको इस तरह की स्क्रीन दिख जाएगी। आपको भी ऐसे वीपीएस दिखने लग जाएगा जब आप वो सारे स्टेप्स परफ़ॉर्म कर लोगे। फिर मैंने मैनेज पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे आ गई थी। ठीक है ना? तो अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम वापस जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जहाँ पे हम काम कर रहे थे। मैं यहाँ पे अब क्या करूँगी, यहाँ पे अब मैं पासवर्ड फ़िल कर दूँगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो पासवर्ड वहाँ लिखा था। तो आप लिखो यहाँ पे पासवर्ड एंड एंटर कर दो। तो देखो मैंने पासवर्ड फ़िल करा एंड अब मैं लॉगिन हो गई हूँ। जब आप लॉगिन हो जाओगे ना, आपको इस तरह का कुछ दिखेगा। तो अब मैंने लोकल कंप्यूटर पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके एसएसएच के थ्रू अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाला। यूज़र नेम से मतलब जो आईपी थी और जो रूट मेरा यूज़र नेम था वो डाला। ये वाला मेरा आईपी था एंड मैंने यूज़र नेम डाला और मैंने लॉगिन कर लिया। अब मैं यहाँ पे जो भी कमांड्स लिखूँगी ना, वो कहाँ पे चल रही होंगी? मेरी वर्चुअल मशीन पे चल रही होंगी। तो पहली कमांड क्या है, हम ना इसको अपडेट कर लेते हैं, मतलब सारे पैकेजेस को अपडेट कर लेते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं, ठीक है? तो वो वाली कमांड चलाते हैं। तो मैंने लिख दिया apt अपडेट एंड apt अपग्रेड, एंटर कर दो। पैकेजेस अपडेट हो जाएँगे, अपग्रेड हो जाएँगे। तो देखो वो फर्स्ट कमांड एग्ज़ीक्यूट हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ इम्पोर्टेंट पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि हमें पैकेज मैनेजर चाहिए उसको इंस्टॉल करेंगे। हम गिटहब से जो रेपो है वो यूज़ करेंगे, तो वो पैकेज इंस्टॉल करेंगे। हमें सेपरेट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है पाइथन का,
इस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के ऊपर, तो वो वाला पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो अब मैं वो कमांड्स लिख रही हूँ, देखो apt इंस्टॉल। सबसे पहले मैं क्या इंस्टॉल कर रही हूँ, पाइथन 3 पिप। इसका क्या मतलब है, जो पिप पैकेज मैनेजर है हम वो इंस्टॉल करना चाहते हैं। पाइथन 3-venv, ये क्या है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए ये पैकेज चाहिए, तो वो इंस्टॉल हो रहा है। फिर हम इंस्टॉल कर रहे हैं nginx, ये मैं आपको बताऊँगी ये सर्वर होता है, कैसे यूज़ करते हैं, वो जब यूज़ करेंगे तब बताऊँगी। उसके बाद हम गिट इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमें गिटहब रेपो को कभी पुश करना है, पुल करना है, तो उसके लिए हमें ये चाहिए। एंड ये -y का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कई बारी हम कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमें बाद में पूछते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू, हम येस लिखते हैं, फिर वो कंटिन्यू होता है। तो ये -y लगाने से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली उन सब का आंसर येस होता रहता है, एंड वो जल्दी से सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं एंटर करती हूँ, ये पैकेजेस हम इंस्टॉल करने स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो वो पैकेजेस भी इंस्टॉल हो गए। अब ना हम पाइथन का वर्ज़न चेक कर लेते हैं। मैंने लिखा पाइथन 3 हाइफ़न वर्ज़न, पाइथन का वर्ज़न है ये। अब हमारे पास पाइथन भी है। हमने जो मेन पैकेज मैनेजर्स या जो मेन पैकेजेस थे वो भी इंस्टॉल कर लिए। अब हम देखते हैं फर्दर स्टेप्स। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि इस वाली रेपो को, जो कि अभी गिटहब पे है या आपने कोड अपनी लोकल मशीन पे रखा हुआ है, उसको हमें कहाँ लेके जाना है? वीपीएस पे लेके जाना है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे लेके जाना है, अपनी रिमोट मशीन पे लेके जाना है, ताकि हम उसको वहाँ पे चला सकें। अब हम दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे काम कर रहे थे ना कमांड प्रॉम्प्ट में। अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने pwd रन किया, ये कमांड रन करी, तो मुझे जो मेरी प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी है ना वो मिल गई। अभी मैं किसमें हूँ? रूट डायरेक्टरी में हूँ। पर मैं करना क्या चाहती हूँ, ये जो मेरा कोड होगा ना आज वाला, ये मैं रूट डायरेक्टरी में नहीं रखना चाहती। लिनक्स के अंदर ना जब आप लिनक्स को इंस्टॉल करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डायरेक्टरीज़ आती है ना, वो ये वाली डायरेक्टरीज़ होती हैं। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे। ये जो एक तो होम होता है, एक रूट होता है। अभी करंटली मैं कौन-सी डायरेक्टरी में हूँ? रूट डायरेक्टरी में हूँ। ईटीसी फ़ोल्डर भी होता है, वर फ़ोल्डर होता है, यूज़र फ़ोल्डर होता है एंड ओपीटी फ़ोल्डर होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ओपीटी फ़ोल्डर है ना, इस फ़ोल्डर में जाएँगे एंड यहाँ पर जाके जो हमारा कोड है, हमारी ऐप का कोड है, वो इस फ़ोल्डर में रखेंगे। तो ये बेस्ट रहता है कि हमेशा ना आपको मोस्टली इसी में काम करना चाहिए। हाँ, लोग होम में भी काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं प्रेफ़र करती हूँ कि हम हमेशा इस फ़ोल्डर में काम करें, ओपीटी फ़ोल्डर में। तो जब हमने उबंटू को इंस्टॉल किया ना, तो ये सारे फ़ोल्डर्स वहाँ पे बने आए हुए हैं ऑलरेडी। हमें सिर्फ़ एंटर होना है, हमें किस फ़ोल्डर में एंटर होना है? ओपीटी फ़ोल्डर में। तो आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे cd/opt एंड देखो आप ओपीटी फ़ोल्डर में आ गए। आप दोबारा से pwd कमांड रन करके देखो और आप देखोगे कि आप ओपीटी फ़ोल्डर के अंदर हो। अब हमें यहाँ पर वो अपना जो कोड है ना, यहाँ पे रखना है। वो कैसे रखेंगे? तो आप करो क्या? अच्छा, मैं स्क्रीन क्लियर कर लेती हूँ पहले। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो मैंने लिखा गिट क्लोन एंड फिर हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, ये। यहाँ से ये कॉपी कर लो एंड टर्मिनल पे जाके पेस्ट कर दो। गिट क्लोन तो मतलब जो मेरी वो गिटहब रेपो वाला कोड है ना, वो सारा ओपीटी फ़ोल्डर के अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो इसको एंटर कर दो। तो देखो हो गया काम। अब आप एलएस करके देखो, आपको ये फ़ोल्डर दिख रहा है ना? एलएस का मतलब उसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज़ होंगी ना, इस ओपीटी फ़ोल्डर के अंदर वो आपको दिख जाएँगी। तो जो हमारा कोड है यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? हम ना वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएँगे पाइथन का एंड सारे जो पैकेजेज़ हैं हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, हम उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करेंगे। क्यों? कल को सपोज़ करो आप 2 प्रोजेक्ट रन कर रहे हो अपने वीपीएस पे। अब एक प्रोजेक्ट को सपोज़ करो लैंगचेन का वर्ज़न चाहिए कोई और एंड दूसरे प्रोजेक्ट को लैंगचेन का कोई और वर्ज़न चाहिए। अब एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को सैटिस्फाई करोगे तो दूसरा बंद हो जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ एंड उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए वो सारे इंस्टॉल करो। तो अभी हम वही काम करेंगे। तो पहले हम इस फ़ोल्डर के अंदर चले जाते हैं, तो आप लिखोगे सीडी एंड फिर उस फ़ोल्डर का नाम लिख देना। आ गए हम उस फ़ोल्डर के अंदर। अब हम यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मैंने ये कमांड लिख दी, पाइथन 3-m venv पैकेज, ये हमने इंस्टॉल किया था एंड मैं venv नाम का ही एनवायरनमेंट बना रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हो। तो मैंने एंटर कर दिया। देखो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। जब नेक्स्ट लाइन में आपको ऐसा दिख रहा है दैट मीन्स एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया।
अब ये जो एनवायरनमेंट बनाया मैंने इस नाम का, इसको एक्टिवेट करना है। तो आप लिखोगे एनवायरनमेंट का नाम, जो भी इस एनवायरनमेंट का नाम आपने यहाँ पे दिया है, बिन एक्टिवेट एंड फिर एंटर कर दो। आप देखो, सॉरी मैंने कमांड गलत लिख दी थी, आपको सोर्स भी लिखना था, सोर्स एंड फिर आपको ये लिखना था venv बिन एंड एक्टिवेट। अब एक्टिवेट हो जाएगा। देखो, जब एनवायरनमेंट एक्टिवेट होगा ना, आपको स्टार्टिंग में एनवायरनमेंट का नाम इस तरह से दिखेगा। इसका मतलब कि आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है इस फ़ोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो गया है। अब हम इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर सारे पैकेजेज़ इंस्टॉल करेंगे, जो सारे पैकेजेज़ हमने इंस्टॉल किए थे ना, जैसे स्ट्रीमलेट हो गया, ग्रॉक हो गया या कुछ भी हमने इंस्टॉल किया था टेविली का या एविएशन स्टैक एपीआई रिलेटेड कुछ भी हमने इंस्टॉल करना है, अब सारा कुछ यहाँ पे ही करेंगे। तो देखो यहाँ पे ना गिटहब रेपो पे दोबारा आ जाओ, यहाँ पे इंस्टॉल डिपेंडेंसीज़ में देखो, हम ना यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं, ये सारे पैकेजेज़ हमने कॉपी करने हैं यहाँ से। एंड कॉपी करने के बाद टर्मिनल पे जाएँगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है? अब मैं इसको एंटर कर देती हूँ। देखो सारे पैकेजेज़ इंस्टॉल हो गए। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमें एक .env फ़ाइल बनानी है जिसके अंदर सारी एपीआई कीज़ रखनी है। तो हमने लोकल मशीन पे भी किया था ना ये काम कि हमने ये फ़ाइल बनाई थी, उसके अंदर सारी एपीआई कीज़ रखी थी, टेविली एपीआई की रखी थी, ग्रॉक एपीआई की चाहिए हमें। तो वो सारी चीज़ें हमने रखनी है, तो उसके लिए हमने लिखा नैनो फिर स्पेस देके .env एंटर कर दो, .env फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब देख रहे हो इसके अंदर ना आपको अपनी एक्चुअल वाली एपीआई कीज़ रखनी है। मैंने यहाँ पे एक्चुअल नहीं लिखा हुआ, मैं इस फ़ाइल को थोड़ी देर में अपडेट कर दूँगी। देखो ग्रॉक के अंदर अब ग्रॉक की एपीआई की रखोगे, यहाँ पे टेविली एपीआई की रखोगे, यहाँ पे रखोगे आप ओपन वेदर जो एपीआई की है वो रखोगे। डेटाबेस का यूआरएल भी दिया हुआ है, ये भी हम बाद में चेंज करेंगे। अभी के लिए हम एपीआईज़ का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने वो सारे चेंजेज़ करने हैं, यहाँ पे एक्चुअल वाली एपीआई कीज़ लिखनी है। तो अब मैंने अपनी एक्चुअल वाली एपीआई कीज़ लिख दी हैं। अब मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगी, उसके बाद मैं वाई प्रेस करूँगी एंड एंटर कर दूँगी, ये फ़ाइल सेव हो गई, ठीक है? तो हमारी .env फ़ाइल भी सेव हो गई। इस .env फ़ाइल के अंदर हमारी एपीआई कीज़ पड़ी हुई हैं। तो मैंने क्या किया, फ़ाइल में जब कंटेंट लिख दिया एक बार, आप पेस्ट कर लोगे, उसके बाद कंट्रोल एक्स प्रेस करोगे, फिर वाई प्रेस करोगे और फिर एंटर कर दोगे, ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब हमारी फ़ाइल भी रेडी हो गई। अब ना हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे स्ट्रीमलेट रन, हमारी फ्रंट एंड डॉट पीवाई फ़ाइल थी ना, अच्छा इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलएस करो, आपको दिख जाएगा यहाँ पे कौन-कौन सी फ़ाइल है। देखो रीडमी फ़ाइल है, एजेंट्स डॉट पीवाई फ़ाइल है, कॉन्फ़िग, फ्रंट एंड डॉट पीवाई, ग्राफ डॉट पीवाई, एमसीपी क्लाइंट, स्टेट, वीईएनवी ये हमारा जो हमने अभी एनवायरनमेंट बनाया था वो है एंड ये वेदर वाली एमसीपी सर्वर है। तो ये सारी फाइल्स हैं एंड आपको याद है मैंने बताया था कि फ्रंट एंड डॉट पीवाई फाइल है जिसमें हमने स्ट्रीमलेट वाला कोड लिखा हुआ है। एजेंट्स डॉट पीवाई फाइल के अंदर सारा एजेंट्स का कोड है। कॉन्फिग डॉट पीवाई फाइल के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है कि एलएलएम कहाँ से लोड हो रहा है, वो सब लिखा हुआ है। ग्राफ डॉट पीवाई के अंदर हमने लैंग्राफ का पूरा ग्राफ बनाया हुआ है कि कौन-सी नोड किसके साथ कनेक्टेड है, वो फ्लो कैसे चलेगा। डॉट पीवाई के अंदर हमने जो ऐप स्टेट यूज़ करेगी, स्टेट क्या होती है? एक मेमोरी होती है जो सभी शेयर करती हैं नोड्स, तो वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे हमने, सारा एमसीपी वाला काम हमने इसमें किया हुआ है। तो अब मैं फ्रंट एंड डॉट पीवाई फाइल को रन करना चाहती हूँ जो कि है स्ट्रीमलेट ऐप एंड स्ट्रीमलेट ऐप को हम कैसे रन करते हैं? हम लिखते हैं स्ट्रीमलेट रन फिर फाइल का नाम, तो अब वो करना है हमें। तो लिख दिया मैंने स्ट्रीमलेट रन फ्रंट एंड डॉट पीवाई हाइफन हाइफन सर्वर डॉट एड्रेस ये। तो आपको ऐसे लिख के एंटर कर देना है। अब आप देखो आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव हो गई है। आप ये लिंक को यहाँ से कॉपी कर लो एंड ब्राउज़र पे जाओ, यहाँ पे पेस्ट करो एंड एंटर करो। ओके, तो देखो हमें एरर आ रहा है। एरर क्या है? नो मॉड्यूल नेम्ड लैंगचेन एमसीपी अडैप्टर, मतलब ये पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ। हम इस पैकेज को पहले इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे क्या ये पैकेज नहीं है? देखें यहाँ पे लैंगचेन एमसीपी अडैप्टर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आओ कंट्रोल सी कर दो, ये बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं पिप इंस्टॉल, सॉरी कौन सा पैकेज था? लैंगचेन एमसीपी अडैप्टर्स, यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे स्पेस देके इसको पेस्ट कर दो एंड एंटर कर दो, तो वो पैकेज इंस्टॉल होने लग गया। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से रन करते हैं सेम कमांड को, क्योंकि हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया ना जिस चीज़ का एरर आ रहा था। अब मैं स्ट्रीमलेट वाली कमांड दोबारा रन कर रही हूँ। स्टार्ट हो गई, आप दोबारा ब्राउज़र पे जाते हैं,
ये पेज था, हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, अब क्या एरर आ रहा है? गाइज़ ये जो एरर है ना, ये इसलिए आया क्योंकि वर्ज़न का प्रॉब्लम है। हमारे लोकल कंप्यूटर पे शायद कोई डिफरेंट वर्ज़न इंस्टॉल हो रखा है एमसीपी का और यहाँ पे डिफरेंट वर्ज़न है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना लोकल कंप्यूटर पे वो एनवायरनमेंट एक्टिवेट करेंगे जिसके अंदर हमने ये ऐप चलाई थी। वहाँ पे वर्ज़न देखते हैं कौन-सा है एंड यहाँ पे देखते हैं कि एमसीपी ये जो हमने अभी पैकेज इंस्टॉल किया इसका वर्ज़न कौन-सा है, ठीक है? तो पहले तो हम यहाँ पे ही चेक कर लेते हैं कि सर्वर पे कौन-सा है, इसको कंट्रोल सी करके सर्वर से बाहर आ जाओ। मैं स्क्रीन क्लियर कर लेती हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं पिप शो एमसीपी, तो एमसीपी का वर्ज़न है 2 एंड अब हम एमसीपी अडैप्टर का भी वर्ज़न चेक कर लेते हैं। इसका वर्ज़न है 0.3.1 एंड ये कहाँ पे देखा मैंने अभी वर्ज़न? देखो यहाँ पे टॉप पे भी देख सकते हो, ये अभी हम अपने सर्वर पे देख रहे हैं। हमारे वीपीएस पे ये वर्ज़न है लैंगचेन एमसीपी अडैप्टर का एंड ये वर्ज़न है एमसीपी का। अब हम अपने लोकल मशीन पे देखते हैं, तो यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लो यहाँ पे। यहाँ पे हम वो वाला एनवायरनमेंट एक्टिवेट करेंगे जो हमने पार्ट 3 वीडियो के अंदर यूज़ किया है। पहले तो मैं उस फ़ोल्डर में जाऊँगी जहाँ पे वो एनवायरनमेंट है, तो वो एनवायरनमेंट ना यहाँ पे था। हमारे एनवायरनमेंट का नाम था लैंग्राफ ENV3 एंड विंडो पे आप इस तरह से एक्टिवेट करते हो एनवायरनमेंट, एंटर कर दो। तो देखो हमारा लोकल मशीन का जो एनवायरनमेंट था वो एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे हम सेम कमांड रन करेंगे पिप शो एमसीपी। यहाँ पे एमसीपी का वर्ज़न देखो क्या है एंड मेरे सर्वर पे देखो क्या है एमसीपी का वर्ज़न एंड लैंगचेन एमसीपी अडैप्टर भी अब हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कमांड और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। अब हम इसका वर्ज़न भी चेक कर लेते हैं अपनी लोकल मशीन पे। देखो 0.2 यहाँ पे क्या है 0.3.1। आपने एक चीज़ नोट करी, सर्वर के ऊपर हमारे वर्ज़न्स ये वाले हैं, लोकल मशीन पे वर्ज़न्स ये वाले हैं। अब हमने जो कोड अपलोड किया है, वहाँ पे ये वाले 2 वर्ज़न्स यूज़ हो रहे हैं, बट सर्वर पे डिफरेंट वर्ज़न्स हैं। अब हम क्या करते हैं, ये वाले जो वर्ज़न्स हैं, ये हम इंस्टॉल कर देते हैं सर्वर के ऊपर, ताकि वो कंपैटिबिलिटी का जो इश्यू आ रहा है, हमारा कोड नहीं चल रहा ना, वो सही हो जाए। अब हमें एरर पता चल गया कि हमारे लोकल कंप्यूटर पे डिफरेंट वर्ज़न है एंड सर्वर पे डिफरेंट वर्ज़न है, पर हमने जो कोड लिखा है, वो इन वर्ज़न्स के हिसाब से लिखा है, बट सर्वर पे वर्ज़न डिफरेंट इंस्टॉल हो रखे हैं इसलिए एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सर्वर पे जो पैकेज अभी मैंने इंस्टॉल किया ना उसको अनइंस्टॉल करते हैं और फिर वही वाला पैकेज सेम वर्ज़न इंस्टॉल करेंगे जो हमारे लोकल कंप्यूटर पे है। तो अभी सर्वर टैब ओपन हो रखी है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ कमांड। देखो मैंने क्या लिखा, पिप अनइंस्टॉल। मुझे एमसीपी पैकेज को अनइंस्टॉल करना है एंड लैंगचेन एमसीपी अडैप्टर पैकेज को अनइंस्टॉल करना है, तो इसको एंटर कर दो। अनइंस्टॉल हो गए दोनों पैकेज। अब हम ये वाले वर्जन्स, एमसीपी का ये वाला वर्जन एंड लैंगचेन एमसीपी अडैप्टर का ये वाला वर्जन इंस्टॉल करेंगे, जो कि है हमारे लोकल मशीन पे ये वाले वर्जन्स, ठीक है? तो यहाँ मैं पेस्ट कर देती हूँ एमसीपी का ये वाला वर्जन एंड लैंग्वेज एमसीपी अडैप्टर का ये वाला वर्जन एंड एंटर कर दो। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने सर्वर पे वही वाले पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं, सेम वर्जन जो हमारे लोकल मशीन पे है, ताकि हमारा कोड ईज़िली चल जाए। तो इंस्टॉल हो गए, देख रहे हो? अब हम दोबारा से एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो कौन-सी कमांड थी? स्ट्रीमलेट वाली कमांड थी, ये वाली कमांड, ठीक है? तो यानी ये कमांड लिखी, अब हम एंटर करते हैं एंड इसके बाद हम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे दोबारा से एंड अब हम यहाँ पे इसको रीरन कर लेते हैं एप्लीकेशन को। तो अब हमें ये एरर आ गया है। एक अच्छी बात तो ये है ना कि पुराना वाला एरर चला गया, अब ये नया एरर है। तो इट मीन्स कि हमारा एमसीपी वाला जो इश्यू आ रहा था वो तो सॉल्व हो गया है, अब ये न्यू एरर है। तो ये अच्छी चीज़ है, पुराना एरर तो चला गया ना। अब देखो गाइज़ ये एरर इसलिए आया क्योंकि ये पोस्टग्रीसक्यूएल रिलेटेड एरर है, तो अभी हमने पोस्टग्रीसक्यूएल को वीपीएस पे इंस्टॉल नहीं करा है ना? तो इसलिए हमें ये एरर मिला है। तो अब हम देखते हैं पोस्टग्रीसक्यूएल को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा यहाँ पे। तो उसके लिए टर्मिनल पे दोबारा आ जाओ और सबसे पहले तो हम कंट्रोल सी करके इससे बाहर आ जाएँ एंड मैं स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ। अब हम पहले ना पी सीक्वल वर्ज़न चेक कर लेते हैं कि हमारे पास वर्ज़न नहीं आ रहा ना, मैंने पी सीक्वल वर्ज़न रन किया एंड की सीक्वल कमांड नॉट फाउंड, दैट मीन्स कि ये अभी इंस्टॉल नहीं हुई, तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा भी आ गया कि आप पोस्टग्रीसक्यूएल को ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है? पर उससे पहले ना हम एपीटी को अपडेट कर लेते हैं एक बार। एपीटी अपडेट हो गया। अब हम देखो पोस्टग्रीसक्यूएल कॉन्ट्रिब, ये दोनों पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे एपीटी की हेल्प से। ये भी पैकेज मैनेजर होता है, मैंने बताया था ना।
तो इसके थ्रू हम PostgreSQL को इंस्टॉल कर रहे हैं। गाइस देखो हम इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं? आपको याद है जब हमने अपनी लोकल मशीन पे भी PostgreSQL को यूज़ करना था, तो पहले हमने उसको इंस्टॉल किया था। तो उसी तरह से अगर वर्चुअल मशीन पे भी हमें, रिमोट मशीन पे भी हमें PostgreSQL को यूज़ करना है, तो पहले वहाँ पे PostgreSQL को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो काम किया है अभी हमने इस लाइन को यूज़ करके, ये जो मैंने कमांड लिखी थी, इसके थ्रू हम PostgreSQL डेटाबेस को इंस्टॉल कर रहे हैं वीपीएस के ऊपर। तो देखो हो गया पैकेज इंस्टॉल, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? PostgreSQL को पहले इंस्टॉल करा, फिर उसको स्टार्ट करना है ये कमांड लिख के। तो आप एंटर कर दो, स्टार्ट हो गया। उसके बाद अब हमें इसको इनेबल भी करना है। तो इनेबल के लिए आप लिखोगे ये कमांड। देखो स्टार्ट के टाइम पे हमने स्टार्ट लिखा था, इनेबल के टाइम पे यहाँ पे इनेबल लिख दिया एंड इनेबल हो जाएगा। अब देखो पोस्ट इनेबल भी हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं इसका स्टेटस, मतलब अगर तो एक्टिव लिखा आएगा दैट मीन्स कि PostgreSQL चल गया, तो उसके लिए आप ये कमांड लिखोगे स्टेटस एंड देन ये PostgreSQL। तो आप देखो लिखा आ रहा है ना एक्टिव, ठीक है? तो दैट मीन्स ये डेटाबेस हमारा अब सक्सेसफुली रनिंग है इसके ऊपर, वीपीएस के ऊपर। अब हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। अब गाइस आपको याद है .env फाइल जो हमने बनाई थी, उसके अंदर हमने डेटाबेस का भी एक यूआरएल मेंशन किया हुआ था, है ना? तो वो यूआरएल में क्या हो रहा था, हमारे जो लोकल कंप्यूटर है उसमें से डेटाबेस एक्सेस हो रहा था, बट अब हमने क्या कर दिया, डेटाबेस को इंस्टॉल कर दिया है अपने वीपीएस के ऊपर। तो हमें ना वो वाले यूआरएल को दोबारा चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखो nano स्पेस .env एंड ये जो फाइल ओपन हो गई, देख रहे हो डेटाबेस यूआरएल। जब हम अपने लोकल कंप्यूटर पे काम कर रहे थे तब ये वाली पोर्ट नंबर यूज हो रही थी। अब हमें इसको अपडेट करना है। देखो मैंने डेटाबेस यूआरएल चेंज कर दिया, बाकी सारा लिंक सेम रहेगा, यूआरएल सेम रहेगा, बस हमने पोर्ट नंबर चेंज करके 32 कर दिया। अब आपको इसको सेव करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल एक्स फिर वाई प्रेस कर दो एंड फिर एंटर प्रेस कर दो। हमारी ये वाली जो फाइल है इसमें भी हमने डेटाबेस का जो यूआरएल था वो अपडेट कर दिया। अब हमें डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा। याद है जो डेटाबेस हमने लोकल मशीन पे बनाया था जिसके अंदर टेबल्स बन के डेटा स्टोर होता है, तो वो डेटाबेस हमें यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ कमांड्स रन कर रहे हैं अभी हम। तो सबसे पहले तो ये कमांड चलेगी। तो हमने किया क्या, हम PostgreSQL के अंदर आ गए। यहाँ पे आके अब मैंने ये कमांड चला दी कि ऑल्टर यूजर पोस्टग्रेस, पासवर्ड ये है, क्रिएट डेटाबेस लैंग्राफ मेमोरी। इसी नाम का डेटाबेस बनाया था ना हमने अपनी लोकल मशीन पे। अभी भी मैं सेम कर रही हूँ। हमने सिर्फ क्या किया, ये कमांड लिख के PostgreSQL ओपन कर लिया, फिर वहां पे मैंने ये क्वेरी लिख दी एंड अब मैं एंटर कर दूंगी। तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, कौन से नाम का, लैंग्राफ मेमोरी नाम का। अब इसके अंदर जो भी यूजर बात करेगा हमारी एप्लीकेशन के साथ, तो जो सारी डिटेल होगी वो इस वाले डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे आप /q लिख के इससे बाहर आ सकते हो। अब हम आ गए अपनी मेन स्क्रीन पे दोबारा से। अब गाइस हम ना कनेक्शन चेक कर लेते हैं। ऐप को रन करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश हो गया कि नहीं हो गया। तो उसके लिए मैंने ये लिख दिया 52 है ना हमारी पोर्ट नंबर एंड डेटाबेस का नाम ये वाला है, तो मैं कनेक्ट हो रही हूँ उसके साथ। एंटर कर दो। ये आपको पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड क्या था, जब हमने PostgreSQL डेटाबेस को इंस्टॉल किया था तो हमारा यूजर नेम भी पोस्टग्रेस है, पासवर्ड भी पोस्टग्रेस है। तो सेम पासवर्ड लिख दो। दिखेगा नहीं पर टाइप हो गया है। इसके बाद एंटर कर दो एंड देखो आपको लैंग्राफ मेमोरी ऐसे दिख रहा है ना। इसका मतलब कि हम सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए हैं PostgreSQL डेटाबेस के साथ। तो अब डेटाबेस भी सक्सेसफुली चल रहा है हमारे पास। तो आप यहाँ पे लिखो /q एंड इससे बाहर आ जाओ। नहीं सॉरी, /q ऐसे लिखना था। तो हम बाहर आ गए हैं। तो ये सक्सेसफुली चल रहा है। अब हम स्ट्रीमलेट ऐप दोबारा रन करते हैं। तो क्या कमांड थी, स्ट्रीमलेट रन, ये वाली है ना। तो इस कमांड को हम दोबारा चला लेते हैं। तो इसको ओपन कर लो, इसको एंटर कर दो, इसको रिफ्रेश कर दिया। ओके, अब हमें डिफरेंट एरर आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा पिछला वाला एरर सॉल्व हो गया है। ये न्यू एरर है, इसको देखते हैं ये क्या है। इम्पोर्ट एरर, कैन नॉट इम्पोर्ट नेम ऐप फ्रॉम ग्राफ एंड ये दिया हुआ है। इसका क्या मतलब गाइस, ये जो हमें एरर आया है ना, देख रहे हो ये वाला जो हमें एरर मिला अभी यहाँ पर, ये एरर किस लिए आया कि लैंग्राफ का जो चेक पॉइंटर का वर्जन है वो डिफरेंट है मेरी लोकल मशीन पे एंड सर्वर पे डिफरेंट है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने एमसीपी वाला भी एरर सॉल्व किया था, वर्जन की कन्फ्लिक्शन थी। सेम वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये मेरा सर्वर ओपन है एंड ये मेरी लोकल मशीन है ना, विंडोज पावरशेल।
देखो ये मेरी जो लोकल मशीन है इसके ऊपर लैंग्राफ चेकपॉइंट पोस्ट इसका वर्ज़न है एंड ये जो सर्वर है, सर्वर के ऊपर इसका जो वर्ज़न है वो है 3.1.1 तो वर्ज़न डिफरेंट है, लोकल मशीन पे ये है और वहाँ पे 3.1.1 तो इसलिए हमें ये जो एरर अभी आया इसलिए आया। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ वाला जो वर्ज़न है, लोकल मशीन वाला जो वर्ज़न है, सेम वर्ज़न को इंस्टॉल करेंगे सर्वर के ऊपर। तो मतलब हम इस वर्ज़न को डिग्रेड करेंगे। तो पहले हम इसको अनइंस्टॉल करेंगे, फिर जो पुराना वाला वर्ज़न है उसको इंस्टॉल करेंगे। वर्ज़न अपडेट करने के बाद मैंने दोबारा से सेम कमांड रन करी है। तो अब हम ब्राउज़र पे जाते हैं। तो देखो अब हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। बट मुझे लगता है कि अब जब हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे एंड रन करेंगे इसको तब भी हमें एरर आएगा क्योंकि अभी हमने एमसीपी सर्वर्स का सेटअप नहीं किया। रिमेंबर हमने अपने वीडियो में क्या किया था? हमारी जो पार्ट 3 थी या पार्ट 2 वीडियो थी उसमें क्या किया था? एक हम रिमोट एमसीपी यूज़ कर रहे थे, एक हम लोकल एमसीपी यूज़ कर रहे थे एंड एक हमने कस्टम एमसीपी सर्वर यूज़ किया था, वो भी लोकल मशीन पे था। तो अभी हमने उनके ऊपर तो कोई काम करा ही नहीं है ना? तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, देखते हैं क्या एरर आता है और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ प्लान अ 5 डेज़ ट्रिप टू दुबई, एंटर करते हैं। आई मीन क्रिएट ड्राफ्ट प्लान पे क्लिक कर दो। देखो हमें एरर आ गया एंड देखो ये एमसीपी सर्वर का ही एरर है। क्या एरर है देखो, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। कौन-सी फाइल? एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर। गाइज़ रिमेंबर हमने इंस्टॉल किया था ना एमसीपी सर्वर। अगर आपको नहीं पता मैं कौन से टॉपिक की बात कर रही हूँ, तो पार्ट 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको लोकल मशीन पे एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है, यूज़ करना है, वो बताया था। तो हमारी लोकल मशीन पे ये एमसीपी सर्वर था और हमारी जो एआई ऐप है ट्रैवल प्लानिंग वाली ऐप, वो इसके थ्रू फ्लाइट्स का डेटा ले रही थी। बट अब हमने अपनी एप्लीकेशन कहाँ रख दी? वीपीएस पे रख दी एंड हम वीपीएस के थ्रू ही अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं। एंड अब हमारी एप्लीकेशन के पास वो लोकल मशीन वाला जो एमसीपी सर्वर था, एविएशन स्टैक वाला, उसका एक्सेस नहीं है। तो हमें अब उस एमसीपी सर्वर को या तो रखना पड़ेगा अपने वीपीएस के ऊपर या हमें उसका कोई और अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं ना, पहले हम यहाँ पर ओके कंट्रोल सी करके इस ऐप को बंद कर लो, स्क्रीन को क्लियर कर लो एंड यहाँ पे अब हम एमसीपी क्लाइंट डॉट पीवाई फाइल ओपन करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या इश्यू आ रहा है, ठीक है? नैनो फिर यहाँ पे लिखो एमसीपी क्लाइंट डॉट पीवाई एंड देखो एमसीपी क्लाइंट डॉट पीवाई वाला फाइल ओपन हो गई एंड ये देख रहे हो यहाँ पे हमने सर्वर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये तेविली एमसीपी सर्वर था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये रिमोट एमसीपी सर्वर है, ये सही से चल रहा है। पर ये एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर देखो क्या कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है हमारे जो लोकल मशीन पे एमसीपी सर्वर बनाया है ना एविएशन स्टैक, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो एरर तो आएगा ही। सेम इसी तरह से वेदर एमसीपी सर्वर भी ऐसा ही करेगा। जब ये एरर सॉल्व हो जाएगा तो मुझे पता है अगला एरर हमें यही आने वाला है कि जो वेदर एमसीपी सर्वर है वो भी ट्राई कर रहा है कनेक्ट करने के साथ जो लोकल मशीन के ऊपर हमने कस्टम वेदर एमसीपी सर्वर बनाया है। तो हमें इस सेक्शन पे और इस सेक्शन पे काम करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले ईज़ी वाला काम कर लेते हैं। देखो वेदर वाला जो कोड है, आपको याद है हमने एक वेदर एमसीपी सर्वर फाइल बनाई हुई है, ठीक है? ऐसा करो, इसको ना ऐसा करते हैं, इस फाइल को क्लोज़ करते हैं। पहले यहाँ पे एलएस करो और यहाँ पे फाइल्स देखो। ये हमारे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स हैं। इसमें एक फाइल है वेदर एमसीपी सर्वर डॉट पीवाई। तो ये फाइल हमने खुद बनाई थी पिछली क्लास में। अगर आपको नहीं पता ये फाइल क्या कर रही है तो पिछली क्लास में जाके इसको देखो। ये हमारी वेदर एमसीपी सर्वर है, ठीक है? तो अब हम एमसीपी क्लाइंट फाइल दोबारा ओपन करते हैं। अब आप देखो ये जो वेदर एमसीपी सर्वर वाला कोड है, इसमें ये पाथ जो है ना, ये फाइल का पाथ लोकल मशीन का पाथ दिया हुआ है। तो इसको रिप्लेस करके हम अपने सर्वर वाला पाथ दे देते हैं। हम कहाँ काम कर रहे हैं? हम ओपीटी फ़ोल्डर में कर रहे हैं ना काम। हमने अपना प्रोजेक्ट फ़ोल्डर कहाँ रखा हुआ है? ओपीटी फ़ोल्डर में। तो हम इस लाइन को चेंज कर देते हैं। ये पाथ चेंज करके कौन-सा लिख देते हैं? ब्राउज़र वाला सॉरी सर्वर वाला पाथ। तो हम यहाँ पे पाथ चेंज कर देते हैं। इसको हम हटा देते हैं पहले। यहाँ पे आप लिखोगे ओपीटी स्लैश एंड फिर जो हमारे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर का नाम है, क्या है हमारे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर का नाम? तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारे फ़ोल्डर का नाम ये है मल्टी एजेंट सिस्टम पार्ट 3 उसके अंदर
ये वाली फाइल पड़ी हुई है। तो इसको अगर आप कंट्रोल एक्स करके प्रेस कर दोगे एंड एंटर कर दोगे, ये फाइल सेव हो गई। ठीक है, अब आप दोबारा ये फाइल ओपन करके देखो, आपको वो जो न्यू चेंजेस आपने किए हैं वो यहाँ पे मिल गए। अब हमारे 2 एमसीपी सर्वर तो सही चलेंगे। टेविली एमसीपी सर्वर भी सही चलेगा क्योंकि ये रिमोट एमसीपी सर्वर है। वेदर एमसीपी सर्वर पे भी हमने यहाँ पे पाथ चेंज कर दिया, तो अब ये भी सही चलेगा। अब रह गया एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर। गाइज़, अब आपको याद होगा जब हमने एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर का सेटअप किया था ना, तो हमने लोकल मशीन पे कुछ काम किया था एंड उसके बाद हमें एक फ़ोल्डर मिला था एविएशन स्टैक एमसीपी। मैं आपको ना लोकल वाला जो है फ़ोल्डर वो दिखाती हूँ, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर। देखो, ये फ़ोल्डर मिला था हमें। जब हमने एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर वाला काम कर लिया था ना, हमें ये फ़ोल्डर मिला था। ये जो फ़ोल्डर है, अब हमें इसको रखना है वीपीएस के ऊपर, तभी एविएशन स्टैक जो एमसीपी सर्वर है वो काम करेगा। तो ये कहाँ पड़ा हुआ है? ई ड्राइव के अंदर इस फ़ोल्डर में, ठीक है? मुझे अब इसको कॉपी करना है, तो मैं कैसे कॉपी करूँगी? हम क्या करते हैं, ये वाली टैब पे आ जाओ, लोकल मशीन वाली टैब पे। मैं यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे ये कमांड लिखूँगी एससीपी, फिर यहाँ पे पहले मैं लिख रही हूँ लोकल मशीन का पाथ जहाँ पे वो फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। एविएशन स्टैक फ़ोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है ये वाला? सॉरी, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ई ड्राइव के अंदर, इस फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे। तो हमें ये वाला पाथ यहाँ से कॉपी करना है एंड इसको इसके साथ रिप्लेस कर देना है। ओके, मैंने क्या किया, सॉरी मैंने इसको डिलीट नहीं किया था ना, इसको हटा देती हूँ। देखो, हमारा एविएशन स्टैक एमसीपी फ़ोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है। मेरे को यहाँ से इसको कॉपी करना है एंड रूट मेरा यूज़र नेम है सर्वर का, वीपीएस मशीन का। ये हमारी वीपीएस मशीन की आईपी है। उसके अंदर ओपीटी फ़ोल्डर है, वहाँ पर मुझे ये पेस्ट करना है। तो हम एंटर कर देते हैं। ये देखो हमें क्या बोल रहा है, सर्वर का पासवर्ड डालो। कौन-सा? हमारे वीपीएस का पासवर्ड डालना है आपने यहाँ पे। तो आप लिख दो पासवर्ड। मैंने पासवर्ड डाल दिया है, एंटर कर दिया है। अब आप देख रहे हो वो सारी जो फाइल्स हैं, वो कहाँ जा रही हैं? ओपीटी फ़ोल्डर में जा रही हैं। तो अब हम क्या करते हैं ना, इस फ़ोल्डर से पहले बाहर जाते हैं। सॉरी, मैं लोकल होस्ट पे हूँ, यहाँ पे सर्वर पे आओ। तो सर्वर पे आके पहले हमें इस फाइल से बाहर जाना है। हमने सर्वर पे फाइल ओपन करी हुई थी ना एमसीपी क्लाइंट वाली, तो इससे बाहर आ जाओ। अब हम सर्वर पे चलेंगे, यहाँ पे जाके मैं लिख रही हूँ कि यहाँ पे अब हमें 2 फ़ोल्डर दिखने चाहिए। एक फ़ोल्डर तो हमारे प्रोजेक्ट वाला हो गया एंड एक फ़ोल्डर ये एविएशन स्टैक एमसीपी का। ये फ़ोल्डर हमें क्यों मिला? क्योंकि हमने यहाँ पे ये कमांड रन करी थी, रिमेंबर? देख रहे हो, हमने अपने लोकल मशीन पे ये कमांड रन करी थी कि हम अपने लोकल कंप्यूटर से ये वाला जो फ़ोल्डर है सर्वर के ओपीटी फ़ोल्डर में रखना चाहते हैं, है ना? तो जब आप इसके बाद सर्वर ओपन करोगे, ये मेरा सर्वर है, तो देखो ओपीटी फ़ोल्डर के अंदर अब हमें ये भी दिख रहा है एंड एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर भी दिख रहा है। अब हम ये कमांड चला रहे हैं, इससे हमें पता चलेगा कि ये जो फ़ोल्डर है इसके अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है, कौन-कौन सी फाइल्स हैं, ठीक है? तो आप देख रहे हो ये वाली सारी फाइल्स। अब गाइस, जो स्टेप्स हमने लोकल मशीन पे एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर को चलाने के लिए परफ़ॉर्म करे थे ना, वो सारे स्टेप्स हमें यहाँ पे भी परफ़ॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले हम सीडी लिख के ये वाले फ़ोल्डर में आएँगे, एविएशन स्टैक फ़ोल्डर में। तो देखो, सीडी लिख के ओपीटी फ़ोल्डर के अंदर जो एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर है, मैं उसमें एंटर हो गई। अब मुझे एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। कौन से एनवायरनमेंट को? देखो, मैंने ये कमांड लिखी। यहाँ पे ना ऑलरेडी ये देखो लिखा हुआ है ना .venv, तो मैं इस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर रही हूँ। ये ऑलरेडी जब जो मैंने पिछला स्टेप किया था, अगर आप वो परफ़ॉर्म करोगे तो आपको ये सारी फाइल्स यहाँ पे मिलेंगी। आपको सिर्फ़ इसको ऐसे रन कर देना है। ओके। अब अच्छा गाइज़, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई ना, ये जो डॉट ये क्या है, ये फ़ोल्डर है, ये तब बना था जब मैंने लोकल मशीन के ऊपर एनवायरनमेंट क्रिएट किया था। अब हम काम कर रहे हैं लिनक्स के ऊपर, तो ये फ़ोल्डर यहाँ पे चलेगा नहीं, तो हमें इस फ़ोल्डर को ना डिलीट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं ना, इस फ़ोल्डर को डिलीट करते हैं, ठीक है? आप लिखो rm rf, ऐसे एंटर कर दो। अब वो फ़ोल्डर डिलीट हो गया होगा। आपको अगर चेक करना है, तो आप ये वाली कमांड दोबारा से रन करके देखो। अब देखो, आपको वो फ़ोल्डर नहीं दिख रहा ना? अब हम दोबारा से एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। ये एनवायरनमेंट किस लिए गाइस? ये एनवायरनमेंट हम बना रहे हैं एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर के लिए, ठीक है? तो आप इस कमांड को रन कर दोगे। तो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, अब उसको एक्टिवेट करना है, तो सोर्स लिख के एनवायरनमेंट का नाम लिखो, एक्टिवेट कर दो। अब देखो, एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब हमें वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर को चलाने के लिए चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, आपको रिक्वायरमेंट फाइल भी दिख रही है एंड ये भी दिख रही है पाई प्रोजेक्ट टॉमल फाइल।
तो अब हम पहले देखें इन फाइल्स के अंदर पड़ा क्या है, कौन-कौन से पैकेजेस पड़े हैं। तो मैं ये कमांड लिख देती हूँ cat requirement.txt। तो यहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, मतलब ये 3 पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे इस वाले एनवायरनमेंट के अंदर एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर को रन करने के लिए। अब हम ये वाली फाइल को भी चेक करते हैं। तो मैंने ये लिख दिया, एंटर कर दो और देखो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है? कौन-सी रिक्वायरमेंट है, क्या डिपेंडेंसीज़ हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जब हमने इस फाइल का डेटा देखना है तो यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। रिक्वायर्स पाइथन, डिपेंडेंसीज़ क्या हैं, कीवर्ड्स आ गए, क्लासिफायर्स आ गए, सारा मतलब दिया हुआ है उसके बारे में। तो अब गाइज़ आपने यहाँ पे एक और चीज़ देखी, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, कौन-सा पाइथन वर्ज़न चाहिए। तो अब हम सारा कुछ इंस्टॉल करते हैं। पहले हम ना पिप को अपग्रेड कर रहे हैं, फिर मैं ये वाली कमांड रन कर रही हूँ। इससे सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, आपको सेपरेटली कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो पहले पैकेज जो है पुराना वर्ज़न अनइंस्टॉल हो रहा है, लेटेस्ट वाला वर्ज़न पिप का इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद अब एविएशन स्टैक एमसीपी जो फ़ोल्डर है, उसमें से वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है जो इंस्टॉल करनी है, क्योंकि हमने ये कमांड भी रन करी है ना, तो उसके लिए उसको यहाँ से डेटा चाहिए होगा एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, तो सारी डिपेंडेंसीज़ अभी इंस्टॉल हो जाएँगी। अब गाइज़ एरर देख रहे हो क्या आया है? देखो हमारे पास जो अभी पाइथन वर्ज़न है वो ये है, बट एविएशन स्टैक को डिफरेंट पाइथन वर्ज़न चाहिए, तो अब हमें इसका सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि ये कमांड लिखेंगे, इससे हमें क्या पता चलेगा कि एक्चुअल में 3.13 पाइथन वर्ज़न चाहिए भी उसको, कोई उसके फीचर्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब इससे हमें ये सब चीज़ें पता चलेंगी। तो इसको एंटर करो, देखो। आप देख रहे हो यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स मिली। इस डिटेल से हमें एक्चुअल में ये पता चलेगा कि 3.13 पाइथन क्यों चाहिए जो एमसीपी सर्वर है। गाइस हम क्या करेंगे ना, आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम सबसे पहले ये जो पाई प्रोजेक्ट फाइल है ना, इसको ओपन करते हैं, ठीक है? ओपन कर लिया, यहाँ पे पाइथन का वर्ज़न देखो, क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर पाइथन 3.13। अब यहाँ पे आके अगर हम इस 13 की जगह पे यहाँ पे 3.12 कर देते हैं, ओके? एंड कंट्रोल एक्स, वाई एंड एंटर कर दो। अब हम दोबारा से ये इंस्टॉलेशन वाली कमांड रन करते हैं। मुझे लगता है अब चलनी चाहिए, क्योंकि जब हमने यहाँ पे ये कमांड चलाई थी ना, इस कमांड से हमें पता चला कि एज़ सच एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर कोई 3.13 पाइथन यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ़ वो रिक्वायरमेंट्स में लिखी हुई थी, इसलिए हमें एरर आ रहा था, ठीक है? तो मैंने क्या किया उस केस में, रिक्वायरमेंट्स में जाके पाइथन का वर्ज़न डाउनग्रेड कर दिया एंड दोबारा से इंस्टॉल करके देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर केस में ये चल ही जाएगा, पर हम अपने वाले केस में चला के देखते हैं। मुझे लगता है हमारे केस में चलना चाहिए, क्योंकि एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर ऐसे पाइथन कहीं यूज़ नहीं कर रहा है, सिर्फ़ रिक्वायरमेंट वाली फ़ाइल में लिख दिया था कि पाइथन होनी चाहिए, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं अगर हमारा ये जो सारा सेटअप है इंस्टॉल होता है एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर का कि नहीं। इस कोड तो चल रहा है, गाइस इंस्टॉल होने लग गया। अब देख रहे हो, इस तरह से हमें एरर फाइंड आउट करने चाहिए। अभी अगर हम बिना एरर को समझे हम अगर इतना ही देखते कि पाइथन 3.13 लिखा हुआ है, हमारी तो 3.12 है, हम अपग्रेड, डिग्रेड करने लग जाते वर्जन्स को। पहले अच्छे से एरर को अंडरस्टैंड करो। अब देखो, बिना कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी के हमने एरर को सॉल्व कर लिया। मैंने सिर्फ़ आपको ये कमांड बताई, ये वाली, इस कमांड से हमें पता चल गया कि पाइथन 3.13 कहाँ-कहाँ यूज़ हो रही है। तो हमने देखा कि ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है, सिर्फ़ क्या है, वो जो फ़ाइल थी रिक्वायरमेंट्स वाली, टॉमल फ़ाइल थी जो, उसके अंदर उन्होंने रिक्वायरमेंट्स में मेंशन किया हुआ है कि इस इतना होना चाहिए पाइथन का वर्ज़न, इसलिए एरर आ रहा था। तो हमने वहाँ पे चेंज करके, सेव करके कमांड को दोबारा रन कर दिया। अब हमारे पास वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब हमारा एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर जो है, हमारे वीपीएस पे सेटअप हो गया है और अब सब कुछ सही चलेगा। हम ना ये कमांड लिख के देख भी देते हैं कि अगर तो एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर इंपोर्ट हो रहा होगा तो सक्सेस प्रिंट हो जाए। ओके, अभी आप देख रहे हो अभी कुछ और इश्यू है। लेट्स सी कि ये इश्यू क्या है। मैंने ये कमांड क्यों लिखी थी? इसका सिर्फ मतलब ये था कि जब हम एविएशन स्टैक एमसीपी मॉड्यूल को इंपोर्ट करें, तो हमें पता चल जाए। अगर तो सक्सेस लिखा आएगा दैट मीन्स कि मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर चल रहा है, नहीं तो एरर है। तो अभी हमें ये लिखा आ रहा है कि ये मॉड्यूल है नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे और ये चल जाएगा। तो गाइज़ ये जो इश्यू है ना, ये एमसीपी का इश्यू है। आपको याद है पहले हमने एमसीपी का वर्ज़न देखा था? दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको, लिखो यहाँ पे पिप शो एमसीपी।
हमारी लोकल मशीन में एमसीपी का डिफरेंट वर्जन है एंड ये देखो अभी सर्वर खुला हुआ है, सर्वर पे एमसीपी का क्या वर्जन है 2 एंड अब हम लोकल मशीन पे जाएंगे, यहाँ पे एमसीपी का वर्जन दोबारा देखते हैं। शो एमसीपी एंटर कर दो। यहाँ पे देखो एमसीपी का वर्जन है 1.27.2 मतलब हमारी लोकल मशीन पे वर्जन है ये वाला 1.2 एंड सर्वर पे वर्जन है 2.0.0। तो ये इसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। तो सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि हम सर्वर से ये वाली वर्जन को अनइंस्टॉल कर दें, ये कमांड लिख के रन कर दो, अनइंस्टॉल होने दो। अब ये अनइंस्टॉल हो गया, अब हमें कौन-सा वर्ज़न इंस्टॉल करना है? जो हमारे लोकल होस्ट पे वर्ज़न है, लोकल मशीन पे ये वाला। तो हम ये वाला यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं पिप इंस्टॉल एमसीपी 1.27.2। देखो मैं सर्वर पे रन कर रही हूँ ये कमांड, ठीक है ना? एंटर कर दो। हमने पुराना वाला एमसीपी डिलीट कर दिया, ये वाला एमसीपी वर्ज़न इंस्टॉल कर दिया। कि जब आप एआई ऐप्स बनाते हो ना, मोस्टली ये इश्यू मुझे लगता है एआई ऐप्स में सबसे ज़्यादा आता है क्योंकि हम इतने सारे मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं एक काम के लिए कि हर किसी का वर्ज़न अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर-नीचे हो जाता है तो हमारा कोड ही नहीं चलता, प्रोजेक्ट ही नहीं चलता। तो आपको मैं आज प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ कि कैसे हम वर्ज़न्स को, किसी वर्ज़न को अनइंस्टॉल कर रहे हैं, डिफरेंट वर्ज़न को इंस्टॉल कर रहे हैं, कैसे छोटी-छोटी चीज़ों को हम सॉल्व कर रहे हैं एंड स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चलता जा रहा है। आपने देखा है कितने सारे एरर्स आ गए हमें। तो अब इसी तरह से हमने एमसीपी का वर्ज़न भी चेंज कर लिए, तो अब हम दोबारा से ये वाली लाइन चला के देखते हैं, है ना, जिस पे एरर आया था। देखो अब सक्सेस लिखा आ गया, मतलब हमारा एविएशन स्टैक एमसीपी अब सही से चल रहा है। अब देखो यहाँ पे तो सब कुछ हो गया, अब बस एक चीज़ रह गई है, आपको याद है ना एमसीपी client.py फाइल के अंदर हमने पाथ दिया हुआ था एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर का, लोकल होस्ट वाला पाथ दिया हुआ है, उसको चेंज करना है। उससे पहले देखो अभी हम कौन से एनवायरनमेंट के अंदर है, जो एनवायरनमेंट हमने एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर के लिए बनाया था। अब एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर का सेटअप हो गया, अब हम इस एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। देख रहे हो एनवायरनमेंट से बाहर आ गए, अब हम एविएशन स्टैक एमसीपी फ़ोल्डर से भी बाहर आ जाते हैं। आप सीडी डॉट डॉट लिख दो। अब हम कहाँ आ गए? ओपीटी फ़ोल्डर में। अब हमें कहाँ जाना है? अपने प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर में। यहाँ पे एलएस कर लो, आपको दिख जाएगा। देखो ये है ना हमारा प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर। अब आप यहाँ पे लिखो सीडी एंड अपने प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर आ जाओ। अब मैं क्लियर स्क्रीन करके ना यहाँ पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे आ गए। अब हमने इस फ़ोल्डर के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक फ़ाइल है एमसीपी client.py फाइल। इसके अंदर एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर का पाथ अपडेट करना है। तो आप लिखो नैनो एमसीपी client.py फाइल। तो ये फाइल ओपन हो गई। अब देखो यहाँ पे ये जो एविएशन स्टैक वाला है काम, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? लोकल मशीन का पाथ दिया हुआ है। अब इसकी जगह हमें क्या करना है? ओपीटी लिखना है। तो मतलब हम ना इसको डिलीट करते हैं ये वाले पाथ को एंड इसकी जगह आप क्या लिख दोगे? स्लैश एंड एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर। देख रहे हो? एंड हमें कौन सी पाइथन यूज करनी है? जो पाइथन हमने .venv में बनाई है। ये एक सेपरेट एनवायरनमेंट बनाया है ना हमने एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर का, तो हम वो वाली पाइथन यूज करेंगे। तो अब हम इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट चलना चाहिए तो पहले हम एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करते हैं। देख रहे हो हमारे प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट बनाया है ना हमने, उसको एक्टिवेट करते हैं। तो आप लिखो सोर्स एंड हमारे एनवायरनमेंट का नाम है venv bin एक्टिवेट एंड एंटर कर दो। अब हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है, ठीक है, एक्टिवेट हो गया है। अब हमें स्ट्रीमलेट वाली कमांड रन करनी है। लिखो स्ट्रीम रन frontend.py एंड एंटर कर दो। देखो हमारा एप्लीकेशन रन हो गई। अब हम ब्राउज़र पे जाएँगे, इसको रीरन करते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट, तो लिखते हैं प्लान कुछ भी 5 डेज़ ट्रिप टू दुबई एंड अब हम क्रिएट ड्राफ्ट प्लान पे क्लिक करते हैं। ओह गॉड! फिर से एरर आ गया। क्या एरर है? ओह! अभी देख रहे हो आप ये फाइल नॉट फाउंड, ये हमारा पाथ ही प्रॉपर नहीं है। तो हमें इस पाथ को प्रॉपर करना पड़ेगा। तो हम दोबारा जाते हैं, ये फाइल ओपन करेंगे। तो आ जाओ दोबारा से टर्मिनल पे, इसको क्लोज़ करो, क्लियर कर लो स्क्रीन को एंड हम यहाँ पे पहले ओपन करते हैं एमसीपी client.py फाइल एंड इसके अंदर आ जाओ जहाँ पे एविएशन स्टैक वाला पाथ दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिख देंगे .venv/bin/python, ठीक है? ये लिखना है हमें। अब इसको सेव कर दो, एंटर कर दो। अब हम दोबारा से पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। अब हम ऐप को रन करते हैं। रन frontend.py एंटर कर दो। ऐप रन हो गई, ब्राउज़र पे दोबारा आ जाओ।
इसको रिफ्रेश कर लो। अब यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, प्लान अ 5 डेज ट्रिप टू दुबई, एंटर कर दो, क्रिएट ड्राफ्ट प्लान। हम साथ-साथ ये भी टर्मिनल पे भी देख लेते हैं कि क्या काम हो रहा है। देखो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। आप देख रहे हो ये आउटपुट? ये हमें ब्राउज़र पे नहीं दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। गार्डरेल ने क्या बोला? अलाउड ट्रू। यही थी ना हमारी गार्डरेल की अगर यूज़र की क्वेरी ट्रिप रिलेटेड होगी, तो उसके बाद आगे चलेगा। देखो अलाउड ट्रू मतलब गार्डरेल ने अलाउ कर दिया कि ये रिक्वेस्ट वैलिड है, ये आगे जाएगी एंड उसका रीज़न भी दिया कि रिक्वेस्ट कंटेन अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन एंड ड्यूरेशन, तो व्हिच मेक्स इट अ वैलिड ट्रैवल प्लानिंग रिक्वेस्ट। उसके बाद ये एलएलएम का रिप्लाई था। उसके बाद देख रहे हो आगे काम देखो, एलएलएम का रिस्पॉन्स आया, उसने ये वाले एजेंट्स को यूज़ करने का सोचा। फिर डेस्टिनेशन के अंदर उसने दुबई रख दिया, ड्यूरेशन के अंदर 5 डेज़ रखा। आपको याद है ये ट्रिप कॉन्स्ट्रेंट्स हमने लास्ट क्लास में बनाए थे? मतलब इस तरह से आप देखो यहाँ पे काम तो हो रहा है कुछ। अब हम वहाँ पे जाके देखते हैं, देखो फ्लाइट एजेंट चला, फ्लाइट एजेंट का कुछ इश्यू आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या एरर आया, हम अपनी मेन स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा अभी। अब देखो स्क्रॉल करते जाओ, देखो फ्लाइट एजेंट चला सबसे पहले। फ्लाइट एजेंट की क्वेरी क्या बनी? प्लान अ 5 डेज़ ट्रिप टू दुबई। फ्लाइट एजेंट के पास कॉन्स्ट्रेंट्स में से डेस्टिनेशन में दुबई चला गया। ड्यूरेशन में 5 डेज़ चला गया, ठीक है? बाकी यूज़र ने कुछ स्पेसिफ़ाई नहीं किया था, तो वो सारी फ़ील्ड्स खाली हैं। उसके बाद ये कुछ एरर आ रहा है। अब हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये एरर क्या है। इसको मैं ना ऐप को क्लोज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम एमसीपी client.py फ़ाइल दोबारा खोलेंगे, उसमें देखते हैं कि एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि एरर हमें कब आया? सुपरवाइज़र एजेंट प्रॉपर्ली चल गया, उसके बाद जब उसने फ्लाइट एजेंट डिसाइड किया चूज़ करने को, तो फ्लाइट एजेंट का कुछ इश्यू आ रहा है। तो हम देखते हैं कि फ्लाइट एजेंट का हमने क्या कोड लिखा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एमसीपी client.py फाइल एंड ये वाला जो है ना, ये वाला सेक्शन मतलब वहाँ पे प्रिंट हो रहा था जो एरर वाला था। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ करके देखें, हम ना कोई और डिफरेंट क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं बाकी ऐप चल रही है, क्योंकि इसके कोड में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, फिर ये चलेगा, तो थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो पहले हम देख लें बाकी सारी एप्लीकेशन चल रही हैं। तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन को कर लो क्लियर। यहाँ पे हम स्ट्रीमलेट ऐप चलाते हैं दोबारा। अब हम ब्राउज़र पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे ना अब मैं प्रॉम्प्ट कोई डिफरेंट तरह की देख के देखती हूँ और देखती हूँ कि बाकी जो एजेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पूछ लेती हूँ, वेदर ऑफ दिल्ली टुडे, क्योंकि हमारे पास एक वेदर एजेंट है ना जो ओपन वेदर एपीआई यूज़ कर रहा है एंड हमने उसको एक कस्टम एमसीपी सर्वर बनाया था। तो हम ये देखते हैं कि क्या ये चल रहा है, ऐसे वन बाय वन सारे एजेंट्स चेक करते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि फ्लाइट एजेंट सही नहीं चल रहा एंड अब देखो गाइज़, हमें यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं दिखी? क्योंकि मैंने बोला वेदर ऑफ दिल्ली एंड सुपरवाइज़र एजेंट ने उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि दिस रिक्वेस्ट इज़ नॉट अ वैलिड ट्रैवल प्लानिंग रिक्वेस्ट, इट इज़ अ वेदर रिक्वेस्ट। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई? हमने जो ऐप बनाई है ट्रैवल प्लानिंग की ऐप है। सुपरवाइज़र एजेंट के पास हमने एक गार्डरेल लगाई हुई है कि अगर तो ट्रैवल प्लानिंग वाली रिक्वेस्ट होएगी, तो उसको आगे भेजना है, नहीं तो ब्लॉक कर देना है, गार्डरेल ब्लॉक कर देगी। अब अगर तो मैं प्रॉम्प्ट कुछ ऐसी देती कि आई वांट टू प्लान अ ट्रिप टू दुबई, आई आल्सो वांट टू नो द वेदर ऑफ दुबई, फिर उसके बाद मतलब मुझे ट्रिप प्लान करना है, इतने डेज़ का प्लान करना है, तब मेरी प्रॉम्प्ट डिफरेंट तरह की होती, तो ये सुपरवाइज़र एजेंट के पास रिक्वेस्ट चले जाती। बट अभी तो मैंने साफ-साफ लिख दिया कि वेदर बता दो दिल्ली का, तो वो वेदर रिक्वेस्ट हो गई पूरी की पूरी टोटली। तो इसलिए सुपरवाइज़र एजेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है? तो मतलब ये पार्ट हमारा चल रहा है, गार्डरेल वाला पार्ट चल रहा है, सुपरवाइज़र एजेंट चल रहा है, ये 2 चीज़ें सही चल रही हैं। अब अगर मैं ये बोल दूँ कि आई वांट टू प्लान अ ट्रिप, फर्स्ट जस्ट प्रोवाइड मी इन्फॉर्मेशन अबाउट होटल्स, डोंट चेक फ्लाइट्स राइट नाउ, क्योंकि हमें पता है फ्लाइट वाले में कोड में इश्यू आ रहा है ना एविएशन स्टैक एमसीपी सर्वर में। तो लेट्स सी अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलती है। बैकएंड पे देखें वहाँ पे टर्मिनल पे क्या चल रहा है। लास्ट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में तो चलो कुछ एरर आ रहा है, उससे पहले क्या है, देखो होटल एजेंट के पास रिक्वेस्ट गई, बेस्ट होटल्स एंड एरियाज टू स्टे फॉर। होटल एजेंट वाला जो है, होटल एजेंट का काम स्टार्ट हो गया, आई वांट टू प्लान अ ट्रिप, फर्स्ट जस्ट प्रोवाइड मी, ये सारी प्रॉम्प्ट उसके पास चले गई, ठीक है। एंड उससे पहले सुपरवाइजर एजेंट ने, आपने देखे
सिर्फ 2 एजेंट सेलेक्ट करें क्योंकि मैंने अपनी रिक्वेस्ट में क्या बोला हुआ है कि मुझे सिर्फ होटल्स की इन्फॉर्मेशन दो, फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन अभी मत दो। एंड अब हमें फुल एरर मैसेज क्या है अभी पता नहीं चल रहा है एंड हमें फाइनल आउटपुट क्यों नहीं दिख रही? देखें यहाँ पे आके, देख रहे हो अभी भी कुछ काम चल रहा है बट हमारे ना कोड में कुछ एरर है। मुझे वो एरर पहले फिक्स करना पड़ेगा, फिर जाके हमारा जो एप्लीकेशन है प्रॉपर्ली रन करेगी। तो मैं देखती हूँ ये एरर क्या है। तो मैं दोबारा एक प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, प्लान अ 5 डेज ट्रिप टू दुबई एंड अब मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। हम यहाँ पे टर्मिनल पे भी देखें क्या चल रहा है। प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट ऑफ टाइप, अच्छा ये सही चल रहा है। अभी सारे टूल्स को कॉल हो रहे हैं, एमसीपी सर्वर के जितने टूल्स होते हैं ना वो सारे टूल कॉल हो रहे हैं। एंड देखो फ्लाइट एजेंट चल रहा है। सबसे पहले क्या था, फ्लाइट एजेंट, होटल एजेंट, ये 3 एजेंट सेलेक्ट हुए। डेस्टिनेशन के अंदर दुबई चला गया और ड्यूरेशन के अंदर 5 डेज़ चला गया। ये सुपरवाइज़र एजेंट की रीज़निंग आ गई। फिर फ्लाइट एजेंट चल रहा है, फ्लाइट एजेंट की इनपुट ये उसकी पूरी मतलब कि कहाँ के लिए मतलब कॉन्स्ट्रेंट्स दे दिए, डेस्टिनेशन दे दी हमने। उसके बाद एयरपोर्ट एमसीपी डेटा भी फेच हो रहा है एंड एयरलाइन एमसीपी डेटा भी चल रहा है। फ्लाइट एजेंट ने भी अपना काम कर दिया। देख रहे हो सारे एजेंट्स चल रहे हैं अब हमारे। तो गाइस बेसिकली मैंने करा क्या ना, देखो यहाँ पे आउटपुट भी आ गई। सुपरवाइजर एजेंट ने ये वाले 3 एजेंट सेलेक्ट किए। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये वाली जो लास्ट टाइम मैंने प्रॉम्प्ट लिखी ना, इससे पहले मैंने एमसीपी client.py फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। तो ये जो अपडेटेड कोड है ये मैंने गिटहब रेपो पे रख दिए। जब भी वीपीएस पे ट्राई करोगे तो आप ये वाला कोड अपलोड करना जो आज के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो थोड़े से चेंजेस है, आप देखोगे समझ आ जाएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखी और चलाया तो देखो सुपरवाइजर एजेंट ने अपना काम किया, 3 एजेंट सेलेक्ट कर दिए। फ्लाइट एजेंट अपना काम कर रहा है, होटल एजेंट का अपना काम हो रहा है। उसके बाद फिर एजेंट की कोई आउटपुट नहीं है क्योंकि वेदर का मैंने पूछा ही नहीं है। फिर ये एजेंट आ गया, ये एजेंट ने आइटनरी बना दी, ड्राफ्ट पूरा एस्टिमेट आ रहा है ना? देख रहे हो? उसके बाद ह्यूमन अप्रूवल, अगर मैं येस बोलूँगी तो फाइनल जो एजेंट होगा उसका काम शुरू हो जाएगा, तो मैं येस ही बोल रही हूँ अभी के लिए, सबमिट अप्रूवल। तो अब जो फाइनल एजेंट है वो फाइनल आइटनरी बना देगा। तो देखो ये हमारी फाइनल आइटनरी आ गई। तो देखो गाइज़ अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये कहाँ है, रिमोट लोकेशन पे है। कोई भी ब्राउज़र पे ये वाला यूआरएल लिखेगा तो ये एप्लीकेशन चल जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हो। वीपीएस आप कहीं से भी ले सकते हो, स्टेप्स यही सारे सेम रहेंगे क्योंकि हमने क्या काम करना है, कोई भी वीपीएस लोगे, उसके अंदर आप अगर उबंटू चूज़ करते हो, तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो सेम ही कमांड्स चलेंगी ना जैसे मैंने चलाई है आज। तो वो सारी कमांड्स आप चलाओगे वन बाय वन, तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट होस्ट कर लेते हो एंड जो एरर्स आते हैं वो हम साथ-साथ सॉल्व करते जाते हैं जिस तरह से मैंने बताया है। एंड गाइज़ देखो आपने देखा होगा कि इस तरह की वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। एंड मैंने कुछ भी चीज़ पहले की सेटअप नहीं करके रखी थी। मुझे था कि मैं आप लोगों को एक्चुअल सिनेरियो दिखाऊँ कि जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो क्या एक्चुअल इश्यूज़ आते हैं। तो आपने देखा होगा हमने कितने वर्ज़न्स के ऊपर काम करा, कितने सारे एरर्स सॉल्व करे। तो अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि एटलीस्ट आप अगर वीडियो से कुछ लर्न कर रहे हो, तो आप वीडियोज़ को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो क्योंकि ये वाली वीडियोज़ बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।